आफ्टरनून हितेश, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए भाई सभी, और शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। ध्यान देना, लास्ट अपनी जो क्लास है उसमें हमने क्या देख लिया था। हमने जनजातीय आंदोलन है वो हमारा पूरा कर लिया था, और आज हमें किसान आंदोलन के ऊपर जाना था, और किसान आंदोलन को हमें देखना है आज। ठीक है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। तो हेडिंग डालें पहले तो, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। सर जी, अच्छा क्वेश्चन आए थे। टेक्निकल हेल्पर में रामलाल, हाँ ठीक है भाई। पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा, 3-4 ही आई थी, समझा नहीं मैं रामलाल, क्या है क्या नहीं, एक बार आप पूरा स्पष्ट बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है। राजस्थान का किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हमें देखना कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, हाँ। नवीन कुमार प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून। रामलाल 1576 हल्दीघाट। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ, मस्त हुआ, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना, अब क्या है कि भाई यहाँ पर किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना। देखो, ब्रिटिश आगमन से पहले आपको ध्यान से एक और थोड़ा सा समझना है आपके। हमने कहा देखो, ब्रिटिश आगमन है, ब्रिटिश आगमन है, आगमन। इस ब्रिटिश आगमन से पूर्व की जब हम बात करते हैं, इससे पहले की अगर बात करते हैं, इससे पूर्व की हम बात करते हैं, पूर्व, पूर्व में, यानी इससे पहले। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर आवाज एक बार रिसेट करें, 1 मिनट भाई। अभी ठीक है? ठीक है, अभी तक जो पढ़ा उसमें रामलाल की बात कर रहे हैं, किसकी कह रहे हैं रामलाल? ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बात करें कि भाई ब्रिटिश आगमन से पूर्व की अगर हम बात करें, पहले की अगर हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश आगमन से पहले जो भाई राजस्व की जो प्रणाली थी आपकी, राजस्व प्रणाली है आपकी, राजस्व प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, राजस्व प्रणाली हो किस आधार पे थी? ध्यान रखना, किसी भी रियासत की अगर हम बात करते हैं, किसी भी रियासत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर रियासत है, कोई भी अगर रियासत है, रियासत है, ठीक है, इसमें राजस्व का आधार क्या होता था? इसमें राजस्व के आधार की अगर बात करें, राजस्व का आधार, या हम कहें कि आमदनी, आमदनी का प्रमुख स्रोत, आमदनी का प्रमुख स्रोत है, वो क्या होता था? भू राजस्व। क्या होता था? भू राजस्व। समझना इसको ध्यान से, भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब है कि किसानों से, भूमि से जो भी आपका उत्पादन हो रहा है, उसके उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा है, वो किनके पास जाता है? इनके पास जाता है। ठीक है, तो आप कहें सर एक निश्चित हिस्सा है कि वो किनके पास जाता था? इनके पास में जाता था। अब आपको ये भी पता है कि भू राजस्व कहाँ से लिया जाता था, ये किससे वसूला जाता था? किससे वसूला जाता? तो किसानों से वसूला जाता। तो आप कहें सर ये किससे वसूला जाता? किसानों से, किसानों से। पर एक चीज समझने वाली है कि भाई ब्रिटिश के आगमन से पहले, ब्रिटिश के आगमन से पहले किसी भी रियासत में किसी भी प्रकार का किसान आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब पहले आपके जो इनकी राजस्व तो पहले भी दे रहे हैं किसान, लेकिन इस प्रकार से किसी भी आंदोलन का यहाँ पर जो है शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण क्या होता था? पहले क्या होता था पूर्व में, अगर हम बात करें जमीन की, अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें कि जमीन है, किसी भी रियासत की जमीन, रियासत की भूमि की अगर हम बात करते हैं, भूमि की अगर हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर रियासत की भूमि पहले 2 भागों में बटी होती थी। कितने भागों में बटी होती थी? 2 भागों में बटी होती, 2 भागों में बटी होती। कितने भागों में बटी होती? 2 भागों में। अब ये 2 भाग कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे सर एक तो खालसा भूमि, एक तो क्या होती थी? खालसा भूमि होती थी, और दूसरी होती थी आपकी जागीरी भूमि, जागीर भूमि। 2 भाग कौन से? एक तो आप कहेंगे सर खालसा भूमि का, और एक आप कहेंगे सर कौन सी? जागीर भूमि है, इसका देखने को मिलता था। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में? अब ध्यान देना, आप कहेंगे सर ऐसी भूमि, इस पर नियंत्रण है, इसके ऊपर नियंत्रण है,
इस पर नियंत्रण सीधा सीधा शासक का होता था, शासक का होता था। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर नियंत्रण है वो सीधा किसका होता था, तो आप कहेंगे सर किसी भी शासक वर्ग का यहाँ पर हमें नियंत्रण है वो हमें देखने को मिलता था। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये कोई जमीन है, ये कोई जमीन है आपकी, आप कहेंगे जमीन, और इसमें जो भी उत्पादन होता था, जो भी उत्पादन होता वो सीधा किसके पास में जाता, खालसा भूमि का शासक के पास में। किसके पास जाता, शासक के पास में। ठीक है। और ये क्या होती थी, जागीरी भूमि की अगर बात करें तो ये क्या है, ये है शासकों द्वारा, शासकों द्वारा द्वारा जागीरदारों को प्रदान की जाती, जागीरदारों को प्रदान की जाती, प्रदान की जाती। ठीक है। और ये एक निश्चित है, यह है उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा, यह है उत्पादन का एक हिस्सा, एक हिस्सा राजा को भेजते, इसको भेजते राजा को, राजा को भेजते। ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले कहेंगे सर आमदनी का स्रोत क्या है, आपका भूमि होती थी, भू राजस्व लिया जाता था, लेकिन भू राजस्व किससे वसूल किया जाता था, किसी किसानों से। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन आप कहेंगे सर लेकिन यहाँ की दरें हैं, यहाँ की भू राजस्व दरें वहनीय होती थी, वहनीय, वहनीय थी। वहनीय का मतलब यह है कि किसान उसको वहन कर सकता था, कि भाई देने के बाद में किसान के पास में भी क्या है, कुछ आपका एक बड़ा हिस्सा है वो बच जाता था, ताकि वो अपनी रोजी रोटी है वो भी का या अपना गुजर बसर है वो कर सकता था। ठीक है। और उसमें भी हमने कहा कि इस समय में अगर बात करें कि जो भूमि है रियासतों की, वो दो भागों में बटी होती थी। एक आपने सर खालसा भूमि और एक आपकी जागीरी भूमि। खालसा भूमि जिस भूमि के ऊपर सीधा नियंत्रण किसका होता था, शासक का होता था। जागीरी भूमि क्या होती थी कि भाई जिस पर जो शासक के द्वारा किसी जागीरदार को प्रदान की गई, और इस शर्त पर प्रदान की गई कि आप एक निश्चित उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा आप क्या करोगे, हर साल मेरे को भिजवाओगे। देखिए ना, मैं लिखने का समय दे दूंगा, एक बार समझना इसको। ठीक है। अगर मैं कहूं, देखिए समझना इसको, ये मान लेते हैं कोई भी रियासत है, आप कहेंगे सर ये कोई भी रियासत है। इस रियासत का जो साम्राज्य है, साम्राज्य मान लेते हैं ये सारा का सारा उसका क्या है, विस्तार। पहले आपको पता था कि शासक है एक के बाद एक युद्ध लड़ा करते थे, और उन युद्धों में ज्यादा से ज्यादा क्या है, जमीनें अपने अंडर अपने साम्राज्य में शामिल किया करते थे। अब जब साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता था कि भाई शासक हर जगह शासक क्या है कि भाई इस प्रकार की प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख सकता था जमीनों पर, सभी सीधा जाकर किसानों से राजस्व की वसूली नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया कि मान लेते हैं जैसे जयपुर रियासत है, ठीक है, जैसे सपोज करें हमने जयपुर रियासत ही है, क्या ले ली हमने, जयपुर रियासत ले ली। अब आप कहें सर जयपुर रियासत ढूंढाड़ क्षेत्र था वो पूरा का पूरा साम्राज्य। अब मान लेते हैं इस जयपुर साम्राज्य के आसपास की जो भूमि है, जो इसके आसपास की जो भूमि है, इसको किस में बदल दिया इन्होंने, खालसा भूमि में। इसको किस में बदला इन्होंने, खालसा भूमि में। ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये जयपुर राज्य है, इसकी ये जो जमीन है ये क्या है, उसकी खालसा भूमि, खालसा भूमि किसमें बदल दिया, खालसा भूमि। कहने का मतलब आसपास के जो, आप भी अगर देखते हैं, देखो गांव घर में आकर देखते हैं तो आपका जहां पर ट्यूबवेल होता है, कुआं होता है, उसके आसपास की जमीन है, आप खुद क्या कर लेते हैं, उसको आपको सिंचित कर लेते हैं, वहां पर क्या आपकी कृषि खेती बाड़ी है का काम है वो कर लेते हैं। और काफी जमीन ऐसी होती है जो घर से 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर आप प्रत्यक्ष वहां पर क्या है उत्पादन नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हैं उसी गांव के आसपास किसी किसान को क्या कर देते हो कि भाई तू एक काम कर, इस जमीन को तू क्या कर ले, इस बार आप काम में ले ले। ठीक है। कोई भी फसल लगानी है वो फसल लगा ले, और जितना उत्पादन हो उसका एक निश्चित हिस्सा है तो आप मेरे को दे देना। ठीक है। बाकी आप अपने पास रख लेना। सेम इसी प्रकार की कहानी है, जो आसपास का जो क्षेत्र था वो तो क्या होता था, खालसा भूमि में, और बाकी दूर दूर के जो क्षेत्र होते थे उनको इन्होंने किसमें बदल दिया, वो कहेंगे सर इन्होंने क्या कर दिया, जागीरी भूमि में इन्होंने बदल दिया। किसमें बदल दिया, जागीरी भूमि में। आप कहें सर इसका नीचे का जो क्षेत्र है ये क्या आ गया, आपकी जागीरी भूमि। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जागीरदार को सारी जमीन दे दी, तो बहुत सारे जागीरदार होते, बहुत सारे जागीरदार होंगे। तो आप कहेंगे सर इसके नीचे की जो भूमि है इसको इन्होंने क्या कर दिया, जागीर भूमि में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। ठीक है। कहने का मतलब ये इनके नीचे अनेक सारे क्या आगे जागीरदार आगे, और इनको क्या कर दी, ये जमीन दे दी। ये तो भूमि कौन सी, खालसा भूमि हो गई। और आप कहेंगे सर ये भूमि है, ये नीचे की जो भूमि है ये क्या होगी, आपकी जागीरी भूमि, जागीर भूमि। ठीक है। अब ये जागीरदार क्या है, मान लेते हैं कि भाई ए नामक जागीरदार है, सपोज कीजिए ये ए नामक कोई है जागीर, ये क्या है, जागीरदार है। ए नामक ये क्या है, जागीरदार है, इसको ये भूमि यहाँ की प्राप्त हुई, ये वाला हिस्सा इसको प्राप्त हुई। आप कहेंगे सर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये मान लेते हैं ए नामक जागीरदार है उसको प्राप्त हो गया।
ठीक है। अब ये ऐसा है कि भैया जागीरदार क्या करता, इस भूमि को काश्तकारों को दे देता। जागीरदार भी क्या कर रहा है, इस भूमि को किसको देगा, इस भूमि को, इस भूमि को किसको देता, काश्तकारों को, काश्तकारों को, काश्तकारों को दिया। काश्तकार का मतलब क्या होता है, किसान। काश्तकार का मतलब क्या है, किसान। काश्तकार का मतलब क्या है, किसान। ठीक है। सपोज करें कि भाई ये जैसी ये जमीन है आपकी, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ये भाई जागीरी भूमि है, ये जागीरदार है, और इसने क्या कर दिया, इसका भी अनेक विभाजन कर दिया, अनेक टुकड़ों में इसने इसको बांट दिया। ठीक है। अलग छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया, और अलग अलग किसानों को इसने क्या कर दिया, ये जमीन है ये आवंटित कर दी। ठीक है। अलग छोटे छोटे किसान है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या होंगे, उत्पादन की कार्य कौन करेगा। अब उगाई का या बुआई का कार्य है, ठीक है। अब उत्पादन कार्य कौन करेगा, उत्पादन कार्य कौन करेगा, किसान करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई हमने कहा देखो ये खालसा भूमि ऊपर, ये क्या आपकी खालसा, ठीक है। इसके नीचे आप कहेंगे सर ये क्या है, जागीर, जागीर भूमि। इस जागीर भूमि ने भी इसको क्या कर दिया, किसानों को दे दिया भाई, किसको दे दिया, किसान को। ठीक है। या फिर मैं और अच्छे से इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझना। हमने कहा जैसे कि भाई ये आपकी है खालसा भूमि, आप कहें सर ये ऊपर क्या है, खालसा भूमि है। उसके बाद में मान लेते हैं इसके नीचे एक जागीर भूमि है, ठीक है, ये क्या है, जागीर भूमि, जागीर भूमि। और इसमें भी मान लेते हैं कि एक टुकड़ा यहाँ पर है, ये आपका कहेंगे सर ये किसी किसान को दे दिया इसने, ये किसी किसान या काश्तकार को इसने दे दिया, जागीर ने, जागीरदार ने बांट दिया। ठीक है। अब उत्पादन का कार्य कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर उत्पादन कार्य कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। उत्पादन कार्य कौन करेगा, किसान। किसान एक निश्चित दर है, एक निश्चित राशि है, निश्चित उपज किसको देगा, जागीरदार को देगा। ठीक है। ये किसको देगा, जागीरदार। और जागीरदार एक निश्चित उपज है, उसमें कुछ हिस्सा अपने पास में रखकर एक हिस्सा, एक हिस्सा किसको देगा, खालसा भूमि यानी शासक को देगा। किसको देगा, शासक को देगा। तो कहने का मतलब है कि उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब किसान है, उत्पादन का कार्य करेगा, जो उत्पादन करेगा उसका एक हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा वो किसको देगा, आप कहें सर एक निश्चित हिस्सा वो किसको देगा, किसको देगा, एक हिस्सा किसको देगा, जागीरदार को। ठीक है। और ये जागीरदार एक हिस्सा किसको देगा, एक हिस्सा किसको देगा, कुछ हिस्सा अपने पास रखकर एक हिस्सा उसका किसको दे देगा, किसको देगा, राजा को। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, आपको देखने को मिलता है इस समय में, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ संजय कुमार सर मैं लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है। तो ये सारा का सारा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। खालसा भूमि है, खालसा भूमि को अपनी जागीर भूमि में बदला। और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो जागीरों में अलग अलग काश्तकार है, वहां पर उत्पादन का कार्य करते, जो भी उत्पादन होता उसमें से एक निश्चित हिस्सा वो किसको बांट देते, किसको देते, आपके जागीरदार को। जागीरदार कुछ हिस्सा अपने पास में रखता है और बाकी हिस्सा किसको दे देता, आपके राजा को दे देता। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो दरें होती थी, यहाँ पर आप कहेंगे सर राजस्व की दर ज्यादा नहीं थी भाई, राजस्व है, राजस्व दरें ज्यादा नहीं थी भाई, दरें ज्यादा नहीं थी भाई, ज्यादा नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए किसानों को आपत्ति नहीं होती थी, इसलिए यहां किसानों को आपत्ति नहीं थी भाई। और इसी कारण इस दौर में कोई किसान आंदोलन नहीं हुए, कोई किसान आंदोलन नहीं हुई। ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, देखो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक हमने जो देखा है, हमने कहा कि भाई किसान आंदोलन की अगर बात करते हैं ब्रिटिश आगमन से पूर्व है, और इस ब्रिटिश आगमन के बाद है, पश्चात की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे आगे। ठीक है। तो एक बार तो आप कहेंगे सर इतना है कि पहले में क्या है, राजस्व प्रणाली। ठीक है। और राजस्व प्रणाली जो थी आपकी, तो वो क्या है, कोई भी रियासत है वहाँ पे राजस्व का प्रमुख आधार था क्या, उसकी आमदनी का स्रोत क्या है, भू राजस्व है। और ये किससे वसूला जाता है, किसानों से। और किसान है, इसकी जो दरें होती थी वो वहनीय दरें होती थी, कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा यहाँ पर जितनी भी जमीनें थी दो भागों में बांटी, खालसा भूमि और जागीरी भूमि में। ठीक है। खालसा भूमि जिस पर राजा का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता था, नियंत्रण होता था। ठीक है। और वो क्या करता था, वहां पर सीधा जो भी उत्पादन होता था सीधे उसके कोष में जाता था। एक है जागीरी भूमि, तो बहुत बड़े साम्राज्य है अगर है तो जो राजा ने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में जो जमीन है वो जागीरदारों को बांट दी। और ये जागीरदारों ने उन जमीन को किसको दे दिया, किसानों को दे दिया। और किसानों ने क्या किया, वहां पर उत्पादन किया, एक हिस्सा किसको भेज दिया, जागीरदार ने। जागीरदार ने एक निश्चित हिस्सा अपने पास में रखकर शेष हिस्सा किसको भेज दिया, शासक को भेज दिया। ठीक है। तो ये प्रणाली पहले आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा क्या कारण हुआ कि भाई जो किसानों ने यहाँ पर क्या है, आंदोलन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया भाई। ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे वाला नोट कर लेंगे।
हो जाए तो बताइए। हो गया? कुलवीर का हो गया, बाकी बाकी सभी का हो गया तो बताइए। बाकी सभी का हो गया तो बताइए, कुलवीर हो गया आपका? चलें आगे, हो गया सभी का? चलिए, आगे बढ़ा, एक बार ये नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर मैं बताता हूँ आगे भाई क्या है। क्योंकि जब तक हमें पृष्ठभूमि अगर हमारी क्लियर नहीं होगी तब तक देखो तथ्य हम रट नहीं सकते भाई। जब तक, हाँ संजय कुमार हो गया, ठीक है, हाँ। एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि एक बार अपनी जो पृष्ठभूमि एक बार क्लियर हो जाती है उसके बाद में है ना चीज़ें समझना और उसको रटना, तथ्यों को रटना याद आसान हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी का हो गया तो बताओ, ये भी हो गया तो। लिख लिया सर कुलवीर। बाकी ने, बाकी सबका हो गया?
चले, अब ध्यान देना। अब हुआ क्या है, ध्यान दे। अब आप कहेंगे कि देखो ब्रिटिश आगमन के बाद में, ब्रिटिश आगमन, समझ ले पहले, आगमन के बाद, ठीक है। आपको पता 1800 सहायक संधियां हुई 1818 में, सहायक संधि हुई रियासतों से, रियासतों से, ठीक है। अब इस संधि में, इस संधि में, इस संधि में रियासतों की सुरक्षा, रियासतों की सुरक्षा का जिम्मा या सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी, कंपनी द्वारा दी गई। बदले में, बदले में, बदले में रियासतें, रियासतें, रियासतें खिराज, खिराज क्या है, एक आप कह सकते हो नामक एक कर कह सकते हो, या एक निश्चित धनराशि, ठीक है। बदले में रियासतें खिराज के रूप में, रूप में एक निश्चित धनराशि, धनराशि कंपनी को देती, कंपनी को देती। अब ध्यान देना हुआ क्या, अब समझिए एक बार थोड़ा सा। पहले क्या है, पहले की अगर बात करते हैं, पहले जो कर लिया जाता था, पहले राजस्व था, या पहले अगर बात करें भू राजस्व, भू राजस्व उत्पादन पर लिया जाता था, उत्पादन पर लिया जाता, उत्पादन पर लिया जाता था। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मान लेते हैं किसी वर्ष अगर किसी के 10 क्विंटल है, किसी को 10 क्विंटल गेहूं हुआ मतलब, या आप कहें 10 मन मान लेते हैं, या आप कहते हैं 100 केजी अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 100 केजी अगर आपके पास अनाज हुआ, ठीक है, तो कह दिया कि भाई 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा किसके पास जाएगा, राजस्व में जाएगा, राजस्व में जाएगा, ठीक है। तो 100 केजी का 1/4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 25 किलो किसके पास चला गया, 25 किलो किसके पास चला गया, आपका 1/4 हिस्सा अगर मानते हैं तो शासक के पास में चला गया। अब हुआ ये, अब क्या हुआ है, अब मान लेते हैं कि उसी समय की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं किसी वर्ष है, किसी वर्ष उत्पादन है, आप कहेंगे सर कितना हुआ, 80 केजी हुआ, 80 केजी अनाज उत्पाद हुआ किसी वर्ष में, और इसका 1/4 हिस्सा आप कहेंगे सर कितना है, 20 किलोग्राम। और ये 20 किलोग्राम क्या है कि अब राजस्व के रूप में जाएगा। तो पहले ये प्रावधान था कि उत्पादन जितना हुआ है उस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा है वो किसके पास जाएगा, आपका किसके पास जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक राजस्व है जो सरकार है, रियासत, उसके पास जाएगा। लेकिन अब क्या कर दिया, लेकिन 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 अब खिराज की रकम निश्चित होने के कारण, खिराज की रकम निश्चित होने के कारण, निश्चित होने के कारण, होने के कारण, कारण शासकों द्वारा, शासकों द्वारा, द्वारा जमींदारों पर, जमींदारों पर, जमींदार कहें या आप कहें कि जागीरदार कहें, ठीक है, इनके ऊपर क्या हो गया, आप कहेंगे एक निश्चित है, ठीक है, जमींदारों या जागीरदारों पर भी कह सकते हो, जागीरदारों पर, दारों पर एक निश्चित, एक निश्चित कर, एक निश्चित राशि का कर, निश्चित राशि, एक निश्चित राशि है वो किससे ली जाने लगी, और उसका भी है आपका छटुंद के नाम से, निश्चित राशि छटुंद, छटुंद नाम से ली जाने लगी, ली जाने लगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब हमने कहा कि पहले तो जागीरदार क्या होता था, जिसका उसके पास आता था उसका परसेंटेज उत्पादन का हिस्सा देता था। अब इन्होंने कह दिया कि भाई हमें तो 25 किलो चाहिए, जैसे अब अगर प्रावधान कर दिया जाए, आप कहें कि अब मान लेते हैं कि प्रावधान कर दिया, अब प्रावधान क्या कर दिया कि निश्चित राशि, निश्चित राशि, निश्चित राशि 25 किलो है, 25 किलोग्राम मेरे को चाहिए भाई, 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है। अगर आपका, अगर 80 केजी उत्पन्न हो रहा है किलोग्राम, तो मैं 20 किलो नहीं लूंगा, कितना लूंगा, 25 किलो। अगर आपके पास में 60 किलोग्राम अगर अनाज उत्पन्न हो रहा है तो मेरे को नहीं पता, मैं तो कितना लूंगा,
25 किलो। अगर आपके पास में 125 किलोग्राम अगर उत्पादन हो रहा है तो मुझे नहीं पता मैं कितना लूंगा, 25 किलो। एक निश्चित राशि इन्होंने बांध दी। पहले तो क्या उत्पादन कम ज्यादा होता था तो भाई उसके अकॉर्डिंग क्या है, दरें क्या है ऊपर नीचे होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ये आपका जो हमने कहा खिराज की रकम, निश्चित रकम चुकाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जमींदार हैं या जागीरदार हैं उनके ऊपर एक छुटंद नामक एक कर लगा दिया जो निश्चित राशि होती थी। अब ध्यान रखना, अब क्या हो गया, अब जागीरदारों ने किसानों पर लगान है या कर का बोझ डाल दिया, कर का बोझ डाल दिया और और मनमाने ढंग से राजस्व वसूलना वसूलना शुरू किया। मन माने ढंग से मतलब उनको पता है कि मेरे को तो क्या 25 किलो देना है। अब वो किसानों से ज्यादा जितना ज्यादा आएगा वो उसकी जेब में रहेगा भाई। तो उसे वो क्या करता था, वो कोशिश ये करता था 25 किलो देना है तो क्यों ना मैं 50 किलो क्या करूं, इकट्ठा करूं, 25 किलो मेरे पास रह जाए। तो इसलिए क्या है कि भाई किसानों के ऊपर ये शोषण है या अत्याचार है, ये क्या बढ़ना शुरू हुआ। और यही एक कारण है कि उसके बाद में किसान आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो एक बार तो ये आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे और बताते हैं और क्या क्या कारण है, रीजन है। नोट कीजिए इसको। हो जाए तो बताइए, फिर चलते हैं। हो जाए तो बताइए। हो गया।
हाँ हो गया भाई संजय, कुलवीर हो गया, ठीक है। चलें आगे। अब ध्यान देना, एक तो ये चीज आपको पता होगा कि भाई उसके अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड कारण की अगर बात करें, एक तो हमने कहा कि कारण है, फर्स्ट कारण की हमने बात की भाई, भू राजस्व दरों में क्या है, दरों में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कारण की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इस समय शासक वर्ग संधि के बाद भोग विलास विलास में लिप्त हुआ, अतः खर्चों में वृद्धि हुई, खर्चों में वृद्धि हुई में वृद्धि हुई, और इस वृद्धि का इस वृद्धि का भार किसानों पर पड़ा, क्योंकि भाई अपने भोग विलास को पूर्ण करने के लिए इन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, और इसका अतिरिक्त प्रभार जो आपका अतिरिक्त भार है, जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लग रहा है, आप कहेंगे सर वो किस पे भार पड़ेगा, किसानों पर, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, भू राजस्व की जो दरें हैं उनको क्या कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया। थर्ड कारण और आप इसमें लिख सकते हैं कि ठिकानेदारों ठिकानेदारों या जागीरदारों द्वारा अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की लाग बाग लाग बाग आरोपित करना लाग बाग आरोपित करना लाग बाग है आरोपित करना। चौथा कारण इसमें और लिख सकते हो, तलवार बधाई तलवार बंधाई एवं लाटा कुंटा, ये एक बार बात कर लें, तलवार बधाई एवं चौरी कर, ऐसा कर, चौरी करो, चौरी कर, जैसे जैसे नए करों का आरोपण करना या लगाना भाई, ठीक है। उसमें लिखना, लुटेरी व्यवस्था कहे जाने वाली लाटा कुंटा कुंटा राजस्व प्रणाली प्रणाली का आरोपण को लगाना को लगाना, ठीक है। उसी में आप लिख सकते हैं, भू राजस्व भू राजस्व की वसूली का तरीका बर्बर एवं अमानवीय अमानवीय होना, ठीक है। इतना नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं।
ओके हो गया कुलवीर, ठीक है। संजय, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इन किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन माना जाता है, लाटा कुंटा राजस्व, बताएंगे संजय, सारा सारा चर्चा करेंगे। लाटा कुंटा क्या है? एक तो खड़ी फसल पर लिया जाने वाला जो है, ध्यान रखना। लाटा कुंटा की अगर बात करते हैं, ध्यान रखना है, एक क्या है कि दो है, एक तो खड़ी फसल के ऊपर, मान लीजिए जैसे कि खेत है आपका, ठीक है, और इस पर फसल खड़ी है आपकी, ठीक है, ये आपकी फसल खड़ी है पूरी की पूरी इस खेत में, और एक राजस्व अधिकारी आएगा, राजस्व अधिकारी आएगा, कोई भी राजस्व अधिकारी आया, ठीक है, और इसने इस खेत को देखा कि भाई इसमें इस बार उत्पादन कितना होगा, मान लेते हैं 100 kg उत्पादन होगा भाई, क्या होगा, 100 kg उत्पादन होगा। इस 100 kg का आप 1/4 भाग है या 1/2 भाग है, आप 50% यानी 50 किलो है, वो आप कहाँ भिजवा देना, घर भिजवा देना भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये खड़ी फसल में अनुमान थोड़ी लगता है कि भाई कितना उत्पादन होगा कितना नहीं होगा। अब किसान के द्वारा इसका जब कटाई की गई और कटाई के बाद में इसकी निकलवाया गया तो पता लगा कि 80 kg क्या हुआ, अनाज उत्पादन हुआ, और इसमें 50 kg इसने किसको दे दिया आगे, तो इसके पास कितना बचा, 30 kg, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इसको नुकसान उठाना पड़ता था, काफ़ी क्या होती थी, आपकी फसल कट गई, काटने के बाद में आपने ये डंठ के ऐसे बांध के फसलों को आपने क्या कर दिया, आपने एक वो कहते हैं ना गाँव में एक पूरा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उसको, ठीक है, आपने पूरी फसल को यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया पूरी काट कर, ठीक है। अब ये ऐसा ही एक अधिकारी आएगा, ये पूरा थान है यहाँ पर, ये देखेगा और इसमें कहेगा कि भाई इसका उत्पादन कितना होगा, इतना होगा। वो तो कटाई के बाद पता लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, करेंगे अच्छा आगे चर्चा इसके लाटा कुंटा के बारे में, ठीक है। ये खड़ी फसल के आधार पर के हैं आपके, जो लगान है राजस्व है वो वसूला जाता था, और एक में आप कहेंगे सर कौन सी पड़ी हुई फसल है या कटी हुई फसल है आपकी, उसके आधार पर लगाई जाती थी, करेंगे चर्चा इसके बारे में, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन आपका कौन सा हुआ था, आपने सर सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की अगर बात करते हैं तो कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। सबसे लंबा चलने वाला था, करेंगे कल की क्लास में, सबसे लंबा चलने वाला शुरू कब हुआ, 1897 में, समाप्त कब हुआ सर, कहेंगे सर 1900 आपका 41 में जाके समाप्त हुआ। 44 वर्षों तक ये चला था, कितने वर्षों तक चला, 44 वर्षों तक। कितने चरणों में चला, 3 चरणों में चलेगा, 3 चरणों में चलेगा। तो आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला चरण आप कहेंगे सर कौन सा, 1897 से लेकर 1915 तक, ठीक है। 1915 या 16 से लेकर आप कहेंगे सर 1923 तक चलेगा। उसके बाद में 1923 से लेकर आपका 23-24 से लेकर 1941 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग चरणों में किस किस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ठीक है, और किस किस के हिसाब के कि भाई क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुई, कौन कौन से चवरी करके इसमें देखेंगे, अपने तलवार बंधाई कर है वो हमें देखेंगे इसमें, ठीक है। हरीश प्रजापति सर, आटे में हड्डियों का के कारण विद्रोह, देखो मेरी बात सुनिए, देखो आटे में विद्रोह की एक है, वो मैंने वहाँ पे क्लास में मैंने बताया भी था कि भाई उसमें क्या एक अफवाह फैली थी भाई, क्या फैली थी, अफवाह फैली थी। उसमें कहा गया था कि भाई आटा है, आटे में क्या पीसा है, हड्डियाँ पीस कर दी गई हैं भाई, क्या पीस कर डाली गई है, हड्डियाँ पीस कर डाली गई हैं, और वो अफवाह यहाँ पर देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप में अफवाह किसके कारण फैली क्या नहीं फैली, ठीक है। हाँ सर, मैंने पुराने पेपर में 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था भाई, क्या क्वेश्चन देखा था, ठीक है। उसमें ये पूछा गया था कि भैया अफवाह किस लिए फैली है, क्या है क्या नहीं, आटे में क्या मिलाया गया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मुख्य वजह है आपके क्या है, कारतूस है, ठीक है, ठीक है। मुख्य वजह क्या है, आपके कारतूस आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, मैंने वैसे क्लास में बता दी थी जब पढ़ा रहा था कि भाई एक अफवाह फैली थी जिसमें कहा जा रहा था कि भाई आटे में क्या मिला दिया है, हड्डियाँ पीस कर है, गाय की इनकी हड्डियाँ पीस कर डाल दी गई है, तो वो ध्यान रखना। वो सारी की सारी चीज़ें, मेन वजह क्या थी आपकी, कारतूस वाली थी भाई, मेन वजह क्या है, कारतूस वाली वजह है, वो आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, सारी चर्चाएं हमने कर चुके हैं भाई। हरीश प्रजापत, आप इतने समय बाद में उठे हैं, जगह हैं आप इतने समय बाद में, ठीक है। ठीक है, तो उस समय जब आपका क्लासेस चल रही थी उस समय ये टॉपिक उठाया कीजिए, तब चर्चा हुई है उसके बारे में, ठीक है। अब आप कभी तो ऑनलाइन आते नहीं है, बीच बीच में एक दर्शन करके आते हैं और दर्शन करके कमेंट्स आप कस के चले जाते हैं, फिर आपका आता पता नहीं होता दूर दूर तक, ठीक है। रेगुलर क्लास में रहिए, जो भी डाउट है, जैसे अभी बच्चे का है लाटा कुंटा पे डाउट है तो पता है इसको भाई, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में टॉपिक पूरा हो गया उसके बीच में ला के आप आते हो कि सर ये हो गया ये हो गया, व्यवहारिक बातें कीजिए, ठीक है। ऐसे बेवजह की बातें हैं पुटअप मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। या तो कंटिन्यू क्लास में रहिए, अब आ गए आप वापस से, ये क्वेश्चन आया बस, ये असामाजिक तत्वों के रूप में शामिल मत हुई आप भाई, एक विद्यार्थी के गुण लेके आइए और विद्यार्थी के हिसाब से कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का जो विराम हम यहीं पे देते हैं और बाकी चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में।